बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एलाइड पैरामेडिकल स्टडीज में आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पे एक टॉपिक पे डिस्कस करना है, वो है स्टरलाइजेशन मेथड या मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। तो ये मैं समझता हूँ मेडिकल की बेस है। आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, आप डॉक्टर हैं। अगर आपको स्टरलाइजेशन के बारे में नहीं पता तो आप आई थिंक फिट नहीं बैठेंगे मेडिकल में। तो आपने इस पूरे लेक्चर को गौर से सुनना है, थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं, सब्र करना है थोड़ा सा। तो मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा, फिर एक एक ग्राफ को, एक एक मेथड को इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूंगा। तो इंशाल्लाह इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ इसके जो बेसिक दो मेथड है, फिजिकल मेथड यहाँ पहले नंबर पे लिख रहा हूं मैं, फिजिकल मेथड। और दूसरे नंबर पे है केमिकल मेथड। पहले नंबर पे है फिजिकल मेथड, दूसरे नंबर पे है केमिकल मेथड। अच्छा, एक तीसरा मेथड भी है, उसको हम फिजियो केमिकल मेथड बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए बताया गया है। लेकिन मेन जो है वो ये दो ही मेथड है और हमने इन दोनों पे ही बात करनी है। तीसरे मेथड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए बताया गया है। ठीक है, फिजिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं। फिजिकल मेथड में सबसे पहले नंबर पे है सनलाइट। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हीट। हीट के आगे जो है वो दो मेथड्स हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। यहाँ हम इसको वेट हीट भी बोल सकते हैं। अच्छा, ड्राई हीट को, जो ड्राई हीट के फर्दर जो मेथड्स आगे मैं ब्लैक मार्कर के साथ ही लिख रहा हूँ। अच्छा, ये जो हॉट एयर ओवन है ना, ये मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ द ड्राई हीट। आप यूं कह लें कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हॉट एयर ओवन में जो चीज आप स्टरलाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और अथेंटिक और क्वालिटी में उसका कोई जवाब नहीं होगा। बस शर्त यह है कि आपने उसको टेम्परेचर और टाइम पूरा देना है। इसके ऊपर हमारी मुकम्मल वीडियो है कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स हॉट एयर ओवन के अंदर स्टरलाइज कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट नहीं कर सकते। इसका पूरा एक चार्ट है कि आपने कितने टेम्परेचर पे कितना टाइम देना है। तो ग्रिल्स हैं, उसके बारे में, ग्रिल्स के बारे में बताया गया है। इसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो एक पूरा लेक्चर है इसके ऊपर हॉट एयर ओवन पे। इंशाल्लाह आप उसको जब देखेंगे तो आपके जो जो जहन में जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह वो इसके रिलेटेड पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना एक वर्ड लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड मैंने एरो का निशान दे दिया है, हॉट एयर ओवन। अच्छा जी, ये हमारा हो गया है। अब हम आते हैं मॉइस्ट हीट पे। तो ना मॉइस्ट हीट को आपने ना तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जब टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हम उस पर कौन सा मेथड करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं पास्चुराइजेशन। अच्छा, ये पास्चुराइजेशन का जो अमल है ना, ये आमतौर पे जो है ना, ये आपका फूड की जो है, फूड को सिक्योर करने में, मिल्क को जो बॉयल करने में जो अमल होता है, वो पास्चुराइजेशन का अमल जो है ना, इसके तहत जो है ना वो मिल्क को और आपके फूड को सिक्योर किया जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे हम इसको ये हेडिंग में देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा जी, जब टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आपके लिक्विड का, तो क्या होगा मॉइस्ट हीट, जैसे कि हम बता रहे हैं। ठीक है, तो जब लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो क्या होगा, इसमें आपकी हो जाएगी बॉइलिंग। बॉइलिंग जब भी होगी तो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरे नंबर पे है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ऑटोक्लेव का जो अमल है ना, ये आप समझ लें कि जिस तरह से हॉट एयर ओवन को ड्राई हीट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस तरह मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ द मॉइस्ट हीट और बहुत ही
जो है अथेंटिक और क्वालिटेबल जो है ये मेथड है, क्योंकि जो चीजें ऑटोक्लेव होती हैं वो एक फुल फ्लैश आप समझ लें कि वो सर्जरी के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। इसका बाकायदा एक इसके भी ऊपर हमारा एक प्रॉपर लेक्चर है कि आप क्या क्या चीजें आप ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट स्टरलाइज कर सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं कर सकते, रेजर पे आपने कितना टाइम देना है, फिर ड्राइंग टाइम कितना है, प्रॉपर इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर है। आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे तो ऑटोक्लेव के मुतालिक भी आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आपको उनका आंसर्स मिल जाएगा। अच्छा, अब हीट तक यहाँ बात खत्म हो गई है, हीट यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, आगे चलते हैं हम रेडिएशन। फिजिकल मेथड में पहले नंबर पे सनलाइट है, फिर हीट है, फिर है आपका रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन दो तरह की होती है, एक में हम लिख देते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन, दूसरे पे नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन फर्दर दो है, आयोनाइजेशन रेडिएशन, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। अच्छा, जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है ये हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, और जो नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन है ये लो फ्रिक्वेंसी की होती है। अच्छा, आगे इनमें क्या क्या हम लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन रेडिएशन में आपका आ जाएगा एक्स रेज, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका गामा रेज। अच्छा, ये जो है ना रेडिएशन, ये यूली जो आपकी जो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स है ना, ये जैसे कि आपकी सिरिंजेस हो गई, आपके आप कह लें कि जो ऑफ साइड सर्जरी में इस्तेमाल होती हैं, जितने भी डिस्पोजेबल जो है आपके जो है इक्विपमेंट्स हैं वो आपके जो है ये आयोनाइजेशन रेडिएशन के जरिए होती हैं। गामा रेज हो गई आपकी जो है ना, इसके जरिए से ही ये जो चीजें हैं आपकी जितनी भी है ना आपकी डिस्पोजेबल आइटम्स वो इसके जरिए ही स्टरलाइज होती है। अच्छा, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन में आ जाएगा इंफ्रा रेड लाइट, I'm sorry to say नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन में आ जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। ठीक है, रेडिएशन की आगे फर्दर दो हैं, जो इसकी जो फर्दर दो हैं रेडिएशन, आयोनाइजेशन रेडिएशन, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। जैसे कि मैंने बताया है कि जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है ये हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, जो नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है ये लो फ्रिक्वेंसी की होती है। अच्छा, आगे चलते हैं फिल्ट्रेशन पे। फिल्टर पेपर, मेम्ब्रेन और डेप्थ फिल्टर। अच्छा, जो फिल्टर पेपर होता है ना ये होता है 0.005 माइक्रोन, ये माइक्रोन का साइन है, ठीक है, मीटर। रेंज जो होती है वो आपकी होती है 0.22 से 0.45 माइक्रोन मीटर तक। अच्छा, जबकि डेप्थ फिल्टर जो होता है ये होता है आपका तकरीबन 0.05 माइक्रोन मीटर तक। ठीक है। अच्छा, मैं बात है ना आपको इन सब के बारे में डिस्क्राइब करूंगा ब्रीफली, इसलिए थोड़ा सा मैं जैसे पहले भी बताया कि आपने वेट करना है, पहले इन चीजों को लिखना है, उसके बाद जो है इनके एक चीज को इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, किन किन चीजों को किन किन मेथड्स के तहत जो है हम स्टरलाइज कर सकते हैं या डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप बाद में जहन में रखिएगा कि हमारा फिजिकल मेथड क्लियर हो गया है। अच्छा, जगह हमारे केमिकल मेथड के लिए कम है लेकिन नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं केमिकल मेथड, आपका एक होता है गैसेस और दूसरे नंबर पे है आपका लिक्विड। अच्छा, गैसेस है और लिक्विड है। अच्छा, गैसेस में ना मैं दो एग्जांपल्स लिख रहा हूं जो यूज होती हैं गैसेस के जो स्टरलाइजेशन के अमल में। एक है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरे नंबर पे है आपकी ये इथाइल ऑक्साइड, इथाइल ऑक्साइड बाद में मैं बताया, इसको आपको मैं यूजेस बताऊंगा। अच्छा, लिक्विड में है पहले नंबर पे फिनोलिंग्स, यहां पे फिनोलिंग्स।
एल्डिहाइड्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स, गैसेस में आ गया फॉर्मल्डिहाइड और इथाइल ऑक्साइड। लिक्विड में फिनोलिंग्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, हैवी मेटल्स और अल्कोहल। अच्छा, एक दो की एग्जांपल भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्लू जो है वो मार्कर यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे फिनोलिक में बहुत ही पावरफुल चीज है कार्बोलिक एसिड। फिनोलिक में है, इसकी एग्जांपल 10% मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि आप 10% डाइल्यूशन किस तरह से तैयार कर सकते हैं। एल्डिहाइड में आप फॉर्म एल्डिहाइड का नाम यहाँ लिख दिया, यहाँ पे आप ग्लूटर एल्डिहाइड का नाम लिख लें, ठीक है, ताकि आपको दोनों याद हो। सरफेस एक्टिव एजेंट में आपके तमाम डिटर्जेंट्स जो भी हैं, सोप्स हैं, ये सारे आपके सरफेस एक्टिव एजेंट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ मैं सोप्स या डिटर्जेंट्स का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, सोप्स। हैवी मेटल और अल्कोहल की जगह अल्कोहल में आप स्पिरिट लिख लें, स्पिरिट। अच्छा जी, ये हमारा पूरा एक ग्राफ कंप्लीट हो गया है। ये ग्राफ जो है इसमें तकरीबन तमाम चीजें ऑलमोस्ट 98% जो है इसमें चीजें आपकी ऐड हो गई हैं। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन पे तो आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ ये ग्राफ ही मेंशन कर देते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि यार इस बच्चे को आता है, इसको ये मेथड्स आते हैं। तो मेथड और केमिकल मेथड, दो तरह के स्टेरिलाइजेशन के मेथड हैं। पहले नंबर पे है फिजिकल मेथड, को बता रहे हैं सनलाइट। सनलाइट ये एक नेचुरल जो है आप कहने के मेथड है कि आप अपना जो भी आप लिनन वगैरह जब आपको वॉश करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट से, तो आप उसको धूप पे खुश्क होने के लिए डालते हैं। तो धूप के अंदर जो होती हैं वो हमारी अल्ट्रावायलेट शाएं होती हैं, रेडिएशन होती हैं, तो जिससे वो कपड़े में जो जर्म्स होते हैं वो काफी हद तक किल हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको ऑटोक्लेव करते हैं, जो भी करना है उसके बाद का अमल है। अच्छा, उसके बाद हीट है। हीट में है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में फर्दर है रेड हीट, इंफ्रारेड लाइट, इंसिनरेशन, फ्लेमिंग और हॉट एयर ओवन। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, ये आपकी जो रेड हीट है और ये फ्लेमिंग है आपकी, ये जो रेड हीट है और फ्लेमिंग, इनका तकरीबन प्रोसेस एक ही है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप यूं कह लें कि आज से 40 से 50 साल पीछे चले जाएं तो कोई बहुत ज्यादा जो फैसिलिटीज जो है वो नहीं थी, और जो आपके बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास तो मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के बराबर थे। तो इंस्ट्रूमेंट है कोई एक ही इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, तो वो अनस्टर्ड है। तो सर्जन को जरूरत पड़ गई है कि मुझे फला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक फ्लेम जो है स्पिरिट की एक फ्लेम जो है वो आप जलाएंगे, उसके ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट को उतनी देर तक उसको होल्डिंग करके चिटल व्हाट्सएप से रखेंगे जब तक वो रेड ना हो जाए, सुर्ख ना हो जाए, फुल सुर्ख ना हो जाए। तो वो जब वो रेड हो जाएगा फिर आपने उसको नामोस्लाइन से ठंडा करके आपने सर्जन को दे देना है। तो ये एक पुराना मेथड है, लेकिन क्योंकि बताना जरूरी है इसलिए यहाँ बताया गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे है इंफ्रारेड लाइट। ये आपकी तकरीबन फिजियोथेरेपी जो है आपकी, जो फिजियोथेरेपी में अब यूं कह लें कि जब चोट लगती है तो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लड की लोकल स्वेलिंग होती है, तो ये इंफ्रारेड लाइट आपकी फिजियोथेरेपी में जो टेंशन मसल्स की टेंशन को जो है कम करने में, टेंशन को कम करने में इंफ्रारेड लाइट इस्तेमाल होती है। इंसिनरेशन या बर्निंग। अच्छा, ये ना इंसिनरेशन जो होते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आपका जितना मेडिकल वेस्ट है वो जाता है अपना क्या लेगा, जो एक मुतलका कंपनीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंपनीज हैं, तो वो कैरी करती हैं मेडिकल सेंटर से जो वेस्ट को, मेडिकल वेस्ट को बकायदा वहां पे तोला जाता है। एक काबिल और जिम्मेदार बंदे के सामने उस वेट को तोला जाता है, जो कि हॉस्पिटल का बंदा होता है। वो फिर बकायदा इंदराज करवाता है स्लिप पे, रजिस्टर पे, कि हमने ये फला कंपनी के फला बंदे को इतना वेस्ट इसके हैंड ओवर कर दिया है। तो वो कंपनी उस वेस्ट को एक सेफ्टी जो है एक व्हीकल में लेके जाती है मुतलका इंसिनरेटर पॉइंट पे, वहां पे उस वेट को दोबारा उसको उसका वेट किया जाता है। फिर वो एक बड़ा सा अपनी कह ले के आग का तंदूर होता है, ये बड़ा सा एक सामने के जैसे तंदूर होता है, ये बड़ा सा इंसिनरेटर होता है, उसमें उस वेस्ट को बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है उसको, उसको जो है उसका आप कह लेंगे वेस्ट बन जाता है, एक तार बन जाती है उसकी।
तो उसको फिर तकरीबन 3 से 4 मीटर जो है गड्ढे में उसको जो है दफन कर दिया जाता है, उसको बर्न कर दिया जाता है। जब ये इंसिनरेटर नहीं थे तो तब क्या होता था कि मेडिकल के वेस्ट को एक 3 से 4 मीटर जो है गड्ढा खोदा जाता था, डेप्थ में गड्ढा खोदा जाता था, उसमें वो सारा मेडिकल वेस्ट फेंक दिया जाता था, उसको आग लगा दी जाती थी। जब वो मुकम्मल तौर पे सब जल के जो है वो सब सब कुछ जो खाक हो जाता था, फिर उसके ऊपर उतने उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी। ये तकरीबन 3 से 4 मीटर जो है गहरा गड्ढा होता था। अच्छा, हॉट एयर ओवन, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ड्राई हीट का। हॉट एयर ओवन, इसके अंदर आप यूजली शार्प इंस्ट्रूमेंट जो आई में यूज होते हैं या जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी में जो आपके इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो आपके हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज किए जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मुकम्मल लेक्चर है इसका, कितना टेम्परेचर, हमने किस चीज को कितना टेम्परेचर देना है, ग्लास की चीज को कितना टेम्परेचर देना है, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स को कितना टेम्परेचर देना है, और अगर ये टेम्परेचर है तो उसको कितना फिर टाइम देना है। तो इस पे सारी एक हमारी एक मुकम्मल वीडियो है, आप उसको देखिए तो इंशाल्लाह आपके जितने क्वेश्चंस होंगे हॉट एयर ओवन के मुतालिक आपके क्लियर हो जाएंगे। मॉइस्ट हीट, अच्छा इसको हमने टेम्परेचर में डिवाइड किया है। पॉस्चराइजेशन होती है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पॉस्चराइजेशन आमतौर पे हम दूध को जो है बॉइल करते हैं, उसको जो हम जम से पाक करते हैं, जम से, तो हम उसको पॉस्चराइजेशन के अमल से गुजारते हैं, या यूं कह लें कि आपने तकरीबन 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपने दूध को बॉइल करना है और 15 सेकंड तक बॉइल करना है बस। उसके बाद आपने जो है वो फ्लेम है उसको बंद कर देना है, तो वो आपका दूध पॉस्चराइजेशन के अमल से गुजर जाएगा। टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है बॉइलिंग। अच्छा, अभी भी मैं बता दूं कि काफी रूरल एरिया में ऑटोक्लेव नहीं है या बहुत अच्छा वहां पे भी सिस्टम नहीं है स्टरलाइजेशन का, तो वहां पे बॉयलर पड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे तरीके से जो है वॉश करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट से या किसी भी एंटीसेप्टिक जो है आपका केमिकल उससे वॉश करते हैं। उसके बाद उसको जो है उस इंस्ट्रूमेंट्स को इन्हें बॉयलर्स के अंदर डाल दिया जाता है, तो ये बॉयलर ऑन कर दिया जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बॉयल हो के उसमें पानी डाला जाता है। पिछली बात है मॉइस्ट मेथड है, तो वो बॉइलिंग के जरिए वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टरलाइज हो जाते हैं। अच्छा, टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोक्लेव है। यहाँ मैं लिखना भूल गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मॉइस्ट हीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है, ऑफ मॉइस्ट हीट। इसके ऊपर भी हमारा एक पूरा एक फुल फ्लैश लेक्चर है कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, लीलन आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं, कौन सी चीजें ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, इसको कितना टेम्परेचर देना है, कितना टाइम देना है, कितना प्रेशर देना है। और अब जब आपने ये चीजें आपने टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम दे दिया है, फिर ड्राई होने के लिए इसको कितना टाइम देना है, क्या आपके पास प्रूफ है कि आपने सामान को ऑटोक्लेव किया है, कौन सी स्टेरिगेज इंडिकेटर टेप इस्तेमाल होती है, वो सारा हमारा ऑटोक्लेव के ऊपर पूरा लेक्चर है, आप वहां देखेंगे इंशाल्लाह आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, रेडिएशन में आ जाते हैं। रेडिएशन दो तरह की होती है, आयोनाइजेशन रेडिएशन, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजेशन रेडिएशन जो होती है ये हाई फ्रिक्वेंसी जो रेडिएशन होती है, जो कि आपके जितने भी आप यू कह लें कि इस आपके हैं डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो स्टरलाइज करने के लिए आयोनाइजेशन रेडिएशन इस्तेमाल होती है। एक्सरे और गामा रेज इसकी टाइप जो है, इसकी फर्दर आप यू कह लें कि इसकी रेडिएशन की टाइप है। नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट जो है ना, ये आपके थिएटर के जो एनवायरनमेंट है उसको जो है स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इंफ्रारेड लाइट जैसे मैं बताया कि फिजियोथेरेपी में इसका इस्तेमाल होता है। फिल्ट्रेशन में है, फिल्टर पेपर है, आपकी मेम्ब्रेन है और डेप्थ फिल्टर है। तो फिल्टर पेपर मैं आपको बता दूं कि जो आपने देखा होगा कि एनेस्थीसिया मशीन के साथ एक फिल्टर, एक बैक्टीरियल वायर फिल्टर अटैच होता है जो ब्रीदिंग सर्कल के साथ अटैच होता है, जो पेशेंट के जो आप ईटीडी के साथ जब आप उसको अटैच करते हैं ब्रीदिंग सर्कल को, तो सेंटर में बिटवीन ट्यूब एंड ब्रीदिंग सर्कल के दरमियान एक फिल्टर लगाया जाता है जिसको बैक्टीरियल वायर फिल्टर बोलते हैं, जो कि प्यूरिफाई जो है जो ऑक्सीजन को, हालांकि वो प्यूरिफाई होती है लेकिन फिर भी इसको मजीद प्यूरिफाई करके पेशेंट को प्रोवाइड करता है। और दूसरे नंबर पे जो फिल्टर पेपर है वो आपके इस्तेमाल होते हैं आपके ऑपरेशन थिएटर में। आपने देखा होगा कभी आपका अगर विजिट हुआ ऑपरेशन थिएटर में, तो टॉप पे, रूफ टॉप पे आपको कुछ ग्रिल्स नजर आएंगे। वो ग्रिल्स जो होती हैं वहां से जो एग्जॉस्ट के जरिए हवा थिएटर में दाखिल होती है, और वहां पे जब जब एंट्रेंस पॉइंट है वहां पे ये फिल्टर लगा होता है। इसकी जो डेप्थ है, जो इसके जो डायमीटर है वो तकरीबन 0.05 माइक्रोमीटर होता है।
तो वो हवा को प्यूरिफाई करके थिएटर के अंदर दाखिल करता है। ये फिल्टर के जरिए हवा प्यूरिफाई होकर थिएटर के अंदर दाखिल होती है। और जब ये हवा यूं लेमिनल फ्लो, इसके ऊपर भी हमारी थिएटर के लेमिनल फ्लो के ऊपर पूरी एक वीडियो है। हवा यूं ऐसे थिएटर में दाखिल होती है और बिल्कुल जो फ्लोर के साथ, फ्लोर से आप यूं कह लें कि तकरीबन आप कह लें कि 12 जो है सेंटीमीटर, 1-1.5 फुट आप कह लें जमीन के ऊपर फिल्टर्स मजीद एग्जिट पॉइंट के लिए लगे होते हैं। वहां से ये हवा फिर बाहर चली जाती है। इस तरह ये थिएटर का एक लेमिनल फ्लो बन जाता है। मेम्ब्रेन आपके जितने पानी वाले फिल्टर है ये तकरीबन वहां पे इस्तेमाल होती है, फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन ये भी। अच्छा, आगे आ जाते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में गैस है और लिक्विड है। गैस मैंने बताया है, ये इसमें जो है फॉर्मल्डिहाइड है, इथाइलिन ऑक्साइड है और प्लाज्मा है। फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली ये होता लिक्विड ही है, फॉर्मलिन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके वेपर्स बनते हैं, हम इसको आप यूं कह लें कि कॉटन स्वैब वगैरह पे डालते हैं तो इसके वेपर्स बनते हैं, जिससे फिर ये चीजों को भी स्टरलाइज कर सकती है और थिएटर के एनवायरनमेंट को फ्यूमिगेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इथाइलिन ऑक्साइड गैस ये तो तकरीबन होती ही डिस्पोजेबल जो है इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को जो है स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्लाज्मा गैस है, ये भी जो आपकी डिस्पोजेबल चीजों को जो है स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। लिक्विड में फिनोलिक्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, हैवी मेटल्स और आपकी अल्कोहल है। फिनोलिक्स में कार्बोलिक एसिड लिखा हुआ है मैंने। कार्बोलिक एसिड की बात करें तो जिस तरह से हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव का कोई जोड़ नहीं है, इसी तरह केमिकल स्टेरिलाइजेशन में कार्बोलिक एसिड और अल्फा गार्ड का कोई मुकाबला नहीं है। कार्बोलिक एसिड की डाइल्यूशन आपने किस तरह से बनानी है, आपने 10 ml कार्बोलिक एसिड लिया है और 10 ml या 10 cc आपने कार्बोलिक एसिड लिया है, 90 ml आपने उसमें डाइल्यूट करना है आपका टैप वाटर, तो वो 10% डाइल्यूशन इसकी तैयार हो जाएगी। इसी तरह जो अपना आपका है अल्फा गार्ड के ऊपर भी हमारा एक पूरा चार्ट है और एक वीडियो है कि आप कहाँ कहाँ अल्फा गार्ड यूज कर सकते हैं, उसकी डाइल्यूशन कितनी है आप वहां देखेंगे, इंशाल्लाह आपकी उसकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वैसे मैं इस वीडियो के लास्ट पे भी अल्फा गार्ड चार्ट आपको दिखा दूंगा। अच्छा, उसके बाद है एल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड। आप यूं कह लें कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिसइंफेक्टेंट जो है डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है। इसकी डाइल्यूशन ये डाइल्यूटेड फॉर्म में ही आता है। आपके जितने लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके एंडोस्कोप्स हैं, वो ग्लूटाल्डिहाइड के जरिए से ही डिसइंफेक्ट होती हैं। तीसरे नंबर पे है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सोप्स मैंने इसमें बोला है, आपके जितने डिटर्जेंट्स हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स में आ जाते हैं। हैवी मेटल्स को आप जो है ये जो है बहुत ही कम ये जो चीज यूज होती है, इसलिए इसको आप बस एक नाम लिख लें इसका। अल्कोहल्स में स्पिरिट, आपकी जितनी भी आप ये कह लें कि ये स्पिरिट्स हैं, आपकी पायोडीन है, ये आपके जो लिविंग सरफेसेस हैं, आपकी स्किन है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन को कम करता है, वहां से उसको रिमूव करता है। इसमें प्रॉपर किल नहीं होता, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है, आपके जो इन्फेक्शियस एजेंट की ग्रोथ है, आपके ग्राम की ग्रोथ है, उसको कम कर देता है या उसको वहां से रिमूव कर देता है। तो ये एक फुल फ्लैश लेक्चर है, 99.9% ये एक्यूरेट ग्राफ है। अगर आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन आप समझते हैं कि इसमें होनी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, कोई आप क्वेश्चन कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसका आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इस पूरे एक लेक्चर को, इस पूरे ग्राफ को अगर आप मेंशन कर आते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है वो काम आपको एक एग्जामिनर अच्छे पासिंग मार्क्स प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि आपने इसमें वो तमाम चीजें लिख दी हैं जिनसे हमें स्टेरिलाइजेशन से जिन्हें वास्ता पड़ता है, जिससे हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं चीजों को। तो पढ़ते रहें, पाकिस्तान के काम आए। मैं आपको एक बात बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान में आप जो स्किल एजुकेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप कोई भी आप स्टेट फॉरवर्ड आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो स्किल आपके हाथ में होगा तो बेरोजगारी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अल्लाह हाफिज।